कि वो जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट आउटफिट के साथ वाबस्ता थे और उसके बाद ये ऑपरेशन क्लोज किया गया और उसके बाद रूटीन बड़ा काम वहां शुरू हुआ। तो एनकाउंटर की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने रखें। दूसरी बड़ी खबर जो पॉलिटिकली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के एंगल से, और आने वाले दिनों में काफी सियासत भी आप इस पर सुनेंगे। कल आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लैंड ऑर्डर, एक और ऑर्डिनेंस जो था वो सामने रखा गया था और लैंड ऑर्डर सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि अब जमीन भारत का कोई भी शहरी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद सकता है, जिसके बाद तरह तरह से टिप्पणियां आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तरीके से की और दीगर जमातों ने अपने अपने तरीके से इस पर टिप्पणी की है। बीजेपी ने जहां इसको वेलकम स्टेप किया है, वहीं पर आज बड़ी क्लियरेंस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से सामने रखी गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज एक बार फिर इस बात को साफ किया कि देखिए कानून जरूर बना है लेकिन इसमें एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड फरोख्त के लिए नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड सोल्ड नहीं की जा सकती है और उसके लिए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और वो आम लोग उसके लिए नहीं जा सकते। एक और दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि जो ही आज ये बात एलजी साहब की तरफ से सामने आई, वहीं पर जम्मू के अंदर भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रिवाइवल मोड में नजर आई। आज पीडीपी ने वहां पर धरना देने, एहतजाज करने की कोशिश की और इसके साथ साथ खबर यह भी है कि ऑल पार्टीज अलायंस जो बना है, जिसे गुपकार अलायंस भी कहते हैं, वो भी इस मामले पर सर जोड़कर बैठा है और माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला वहां से भी लिया जाएगा जिसमें एक मास एजुकेशन या अवामी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम को चलाने की बात कही जा रही है। फिलहाल ये सारी खबरें जो है एक साथ मैंने आपको बता दी क्योंकि एक ही ऑर्डर की सारी खबरें थी। तीसरी बड़ी खबर जो आज सुबह से ही काफी ज्यादा सुर्खियों में रही वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, कौमी तहकीकाती एजेंसी। और कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज मुल्क भर के अंदर 10 जगहों पर छापामार कार्रवाइयां की, 10 जगहों पर छापे पड़े जिनमें एक बेंगलोर भी है और बाकी सारी जगह जो है वो जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर से बिलोंग करती है। और आज जहां जहां पर छापे पड़े या तो वो इंसानी हकूक के कारकुन थे या उनका कोई ट्रस्ट था या एनजीओ था, यानी कुल मिलाकर आज ट्रस्ट एनजीओ राडार पर थे एनआईए के। और एनआईए ने आज जो बयान जारी किया, उनके पास एक शिकायत मिली थी जिस शिकायत के बाद एक एफआईआर हुई और उसी एफआईआर को देखते हुए आज ये सारी कार्रवाई जो है वो श्रीनगर के अंदर की गई है, जिनमें ग्रेटर कश्मीर ऑफिस यानी ग्रेटर कश्मीर ट्रस्ट पर भी आज छापामार कार्रवाई हुई है। खुरम परवेज और परवीना अहंगर के घरों में भी छापामार कार्रवाइयां हुई है। इधर आज महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए एनआईए की कार्रवाई पर सवाल खड़े किया है और कहा है कि भारतीय हुकूमत यानी इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, बीजेपी सरकार जो है, वो एनआईए को मनपसंद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यानी जो आज तक इल्जाम सीबीआई पर लग रहा था वही इल्जाम आज दबे अल्फाज में आज महबूबा मुफ्ती ने एनआईए पर लगाया है। तो चौथी बड़ी खबर जो है वो कमांडर कॉन्फ्रेंस की है। दिल्ली के अंदर आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी है, आज तीसरा दिन था और आज बड़ी बात जो अभी तक सामने आ रही है वो ये है कि डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो बात कल भी सामने आ रही थी आज भी सामने रखी गई है, वो साफ ये है कि एलएसी हो या एलओसी हो, जवान हर तरफ से तैयार है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हम पूरी तरह से अब तैयार है। अब वो भारत नहीं है जो आज से 10 साल या 15 साल पहले हुआ करता था। तो डिफेंस की डील भी हुई है और भी कुछ मामला थे। ये चौथी बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। और पांचवी बड़ी खबर जो सुबह से लगातार गर्दिश कर रही है वो है बिहार के अंदर चुनाव हुए हैं और बिहार चुनाव भी आज सबकी नजरों में रहे। भारत के मुख्तलिफ शहरों से जो रिपोर्टिंग्स हुई हैं वहां पर भी ये लगातार देखा गया कि बिहार की इलेक्शन को लगातार मॉनिटर किया गया और अभी तक की जो बड़ी खबर बिहार की आ रही है, अभी तक तकरीबन 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। कुल मिलाकर 71 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो है 71 सीट्स पर आज चुनाव होने जा रहा है और आज सुबह से ही कहीं पर राहुल गांधी और कहीं पर नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं से संबोधित होते हुए देखे गए। आज तेजस्वी भी दोबारा मैदान में थे और नीतीश कुमार भी मैदान में दिखे। कहीं पर वैक्सीन की बात हो रही थी, कहीं पर रोजगार की बात हो रही थी, कहीं पर जीडीपी की बात हो रही थी, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव पहला दंगल काफी दिलचस्प रहा। फटाफट से इस पहली खबर पर रिएक्शन के लिए हम सीधे अपने साथी रहमत कलीम के पास चलते हैं जो सुबह से ट्रैक कर रहे हैं बिहार इलेक्शंस को। रहमत, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा। बिहार चुनाव अभी तक जो खबर है 50% से ज्यादा वोट पड़े हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। क्या कोविड का कहर
यहां वोटिंग असर पर असरअंदाज होते हुए दिख रहा है, या और भी कुछ मामले हैं जिसकी वजह से उतनी ज्यादा ब्रिस्क वोटिंग अभी नजर नहीं आई? जी देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस का डर ही है जो इतने वोट परसेंटेज अभी तक के कम आए हैं। चूंकि 71 सीटों पर जब चुनाव हो रहे, 16 डिस्ट्रिक्ट है, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहे हैं 2015 में रिकॉर्डिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब जबकि 5 बजे हैं, 5 बजे तक के जो अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन बाकी है, लेकिन हमें जो सोर्सेज से मिल पा रही है वो 52 से 53% तक के वोटिंग अब तक के इन 16 अजला में 71 सीटों पर हुई है। इससे पहले करीब 2015 में जब वोटिंग की बात आई थी तब यहाँ करीब 70 के आसपास परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुई थी। लेकिन क्या इस बार वहां तक पहुंच पाई, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं शुरू से ही, सुबह से आज तक के अभी तक जो रिपोर्ट आई है कि इन 16 अजला में 6 ऐसे बूथ हैं, 6 से 7 ऐसे बूथ हैं जहां पर मकामी लोगों ने, वोटरों ने बाइकाट किया है इस बुनियाद पर कि उनकी बुनियादी सहूलियात नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और इस तरह की दीगर चीजों को लेकर के बाइकाट सिर्फ 6 से 7 बूथ पर हुआ बाज़ाब्ता तौर पर। तो बहिष्कार का या एक बाइकाट का बड़ा कोई सिलसिला नहीं था, इसलिए कहा जा सकता है और यही कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से ही लोगों ने बड़ी तादाद में वोट देने के लिए निकलने से इनकार किया है। और नतीजे में हम जो देख रहे हैं कि शाम के 5 बज चुके हैं और 52 से 53% वोटिंग परसेंटेज सामने आ रही है। एक दूसरी बात यह कि कुछ मकामात पर ऐसे भी अफवाहें उड़ा दी गई थी कि जो ईवीएम मशीन है उसमें कोरोना उससे फैल रहा है, यानी कि कोई कोरोना पॉजिटिव केस सुबह ही में चला गया था, हालांकि उसकी टाइमिंग अब शुरू हो रही है। किसी अफवाह उड़ा दी गई कि सुबह ही जाकर के वोट दिया, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। तो ये कोरोना की वजह का असर, कोरोना का ही असर है जिसकी वजह से ये परसेंटेज। फटाफट से जरा ये भी बताइएगा, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी, आज राहुल गांधी, आज बाकी लीडर भी मैदान के अंदर दिखे और आज की जो नोकझोंक थी कहां पर रुकी वो? आज क्या आज भी वही मुद्दे थे जो कल से हम देख रहे थे या पिछले 10 दिन से हम सुन रहे थे? जी नहीं, देखिए बिल्कुल पीएम मोदी के पहले खिताब में, पहले इंतखाबी जलसे के बयान से इस बार यानी ये दूसरा जलसा था जब दूसरी बार बिहार पहुंचे, पटना में पहुंचे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, 3 जलसे से खिताब किया। बदला बदला अंदाज लग रहा था। पहले वाले बयान में, पहले वाले भाषण में बहुत ज्यादा तलखियां नहीं थी, लेकिन आज के भाषण में बहुत ज्यादा तल्ख अंदाज में तेवर था उनका। और सीधे तौर पर पहली बार हुआ है कि बिहार के इलेक्शन में पीएम मोदी तेजस्वी यादव को या फिर उनके परिवार को, उनकी सरकार को जो रही है 15 साल पहले, उस पर तंज करते हुए नजर आए। उन्हें बताया गया कि उनकी वजह से बिहार में एक नीति चली थी राजद की सरकार रहते हुए कि योजना शुरू हुआ, पैसा खत्म, योजना खत्म। पैसा मतलब कि तरक्की के नाम पर कुछ भी नहीं। अगर फिर उनको, उनके राजकुमार को यानी कि तेजस्वी यादव को सरकार दिया जाता है तो समझिए कि फिर से बीमारू वो बिहार बनाया जाएगा। पीएम मोदी की तरफ से यह भी कहा गया कि बीमारू बिहार से बचाने के लिए बिहार को आपका एक वोट जरूरी। दूसरी तरफ बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बिहार का अपडेट बता रहे थे रहमत कलीम के किस तरीके से दंगल वहां पर चल रहा है। लेकिन फटाफट से जरा अपनी खबर पर वापस आते हैं और आपको जरा एक और चीज सुनाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब लैंडलॉर्ड की बात हो रही थी तो 3 तस्वीरें आज दिखी हैं, काफी इंपॉर्टेंट 3 तस्वीरें, लद्दाख, जम्मू और बिहार। 3 लीडरों के बयान आपको सुना रहा हूं, फटाफट से जरा देख लीजिएगा। उसके बाद मैं अपनी पहली ब्रेकिंग पर दोबारा आऊंगा जो सबसे बड़ी खबर आज की हमारी होगी। लेकिन सबसे पहले 3 बयान, तीनों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। आज पश्चिमी चंपारण के लोग भी चाहेंगे कि उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर अपने लिए एक मकान बनाना है। कोई माई का बाल आपको रोक नहीं सकता, आप भी वहां पर अपनी जमीन, क्योंकि तिरंगे का जहां तक ताल्लुक है, हम लोग देशभक्त लोग हैं। तिरंगा हमारे लिए एक जान है। तिरंगे के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और तिरंगे के लिए जहां भी जरूरत होगी हम हमेशा देश के लिए खड़े हैं। महबूबा जी के बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। मैं आपको साफ कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से मैं जम्मू के लोगों को और 2 देशभक्त लोग हैं उनको मैं क्लियर करना चाहूंगा। महबूबा जी ने कहा क्या है? महबूबा जी ने कहा कि हमारा जो इस रियासत का जो सम्मान था, हमारा जो रियासत का जो झंडा था, उस झंडे को आपने रौंदा, आपने कानून को तोड़ के, हिंदुस्तान के आइन को तोड़ के, हिंदुस्तान के तिरंगे को बेइज्जत करके आपने वो कानून तोड़ा। क्योंकि 370 जो झंडा हमें यहाँ पे स्टेट का था वो किसने दिया था? हिंदुस्तान के आइन ने दिया था, हिंदुस्तान के तिरंगे ने दिया था। तो आपने, जब आप कुछ करो तो देशभक्ति की बात है, जब हम असली मुद्दों को बाहर निकालें तो आप कहते हो देशद्रोही है। जब पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई थी तब हम देशभक्त बन गए थे, जब पीडीपी के साथ सरकार तोड़ी तो हम देशद्रोही हो गए। तो इसका हम पुरजोर मुखालिफत करते रहेंगे।
तो जहां तक 6 शेड्यूल के बारे में करगिल के लोगों को कश्मीर के कुछ लीडरान हैं उनकी तरफ से जो उनको वर्गलाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ वो तो लद्दाख यूटी के मुफाद में नहीं है और विशेष तौर से करगिल के अवाम के मुफाद में तो बिल्कुल ही नहीं है। हम जानते हैं दफा 370 हट चुका है, 38 हट चुका है। इसको दोबारा रेस्टोर करेंगे या नहीं करेंगे मरकजी सरकार के हक में है। इसके बारे में अगर जम्मू कश्मीर यूटी के लोग अपना आवाज उठाना चाहते हैं, उससे हमारे लद्दाख यूटी के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो लद्दाख यूटी में आके एक जमात को या एक सेक्शन को 6 शेड्यूल के खिलाफ अगर वर्गलाने की बात करती हो तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उसका हम पुरजोर मुखालिफत करेंगे और हम पूरा ये यकीन रखते हैं कि करगिल के लोगों के लिए 6 शेड्यूल का जो सुरक्षा है वो लेह के लोगों से ज्यादा जरूरी है और मुझे पूरा यकीन है। चलिए जी, ये तो 3 बड़ी बातें थी जो आप सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ चंपारण में कश्मीर का मुद्दा था, तिरंगे की यात्रा और तिरंगे की बात जम्मू में सुनाई दी गई पीडीपी ऑफिस के अंदर, और लद्दाख के अंदर 6 शेड्यूल और 370 के हवाले से गुफ्तगू थी। बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें थी, तीनों हमने आपके सामने। फटाफट से अपनी पहली ब्रेकिंग और उसके साथ साथ अपने मेहमानों को भी आपके सामने मैं लाऊंगा, क्योंकि बड़ी बात कि बीका एग्रीमेंट होने के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच और रिश्ते मजबूत हो गए हैं और भारत और अमेरिका के बीच एक और रक्षा सौदा हो चुका है जिसमें लॉन्ग रेंज आर्म्ड ड्रोन खरीदेगा भारत अमेरिका से। MQ-9 रैपर ड्रोन जो हैं वो खरीदे जाएंगे और तकरीबन $3 बिलियन की डील को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं पर बीका एग्रीमेंट के बाद नेवी के लिए भी बड़ी सौगात, नेवी के लिए F-18 फाइटर्स को खरीदने का प्रोग्राम तय। नेवी की तरफ से बहुत पहले रिक्वायरमेंट्स आ रही थी लेकिन अभी पूरा नहीं हो पा रहा था। यानी एक तरफ से MQ-9 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से नेवी के लिए F-18 फाइटर जेट और सी गार्डियन को भी खरीदने की बात हो रही है। 2+2 मीटिंग के बाद और बीका एग्रीमेंट के बाद यह बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से डेवलप हो रही है। फटाफट से अपने मेहमानों के पास, जो आज मेरे मेहमान इस चर्चा में है, मेरे साथ आनंद जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, अखिल दीक्षित साहब है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, NP सिंह साहब है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और तीनों बड़े मेहमान हैं जिन्होंने काफी महारत और काफी एक्सपीरियंस अपने अपने फील्ड में। सबसे पहले आनंद जी सर आपके पास आऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बीका एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ, 2+2 मीटिंग कंप्लीट होने के बाद अब जो लाइंस आ रही हैं, जो हम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन रहे हैं, लॉन्ग ये जो आर्म्ड ड्रोन MQ-9 काफी अरसे से डिमांड थी, क्लियर हो गया है $3 बिलियन, और साथ साथ नेवी के लिए F-18 फाइटर जेट्स। ये पेशरफ जो हो रही है, ये जो तेजी आ रही है, कितना पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये एक, और दूसरा क्या सही में अमेरिका और भारत के रिश्ते इन डीलों से और मजबूत होंगे? बिल्कुल गौर जी, मैं बताना चाह रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट डील है ये। देखिए भारतवर्ष और अमेरिका के रिश्ते बहुत दिन पे दिन बहुत गहरे होते जा रहे हैं और ये समझौते 2016 में समझौता हुआ, 2018 में समझौता हुआ और अब ये कल जो है 2020 में बेका का समझौता हुआ। तो ये समझौते, और देखिए स्टेटमेंट पोम्पियो साहब की जो है उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका स्टेटमेंट देखिए कि ये समझौते या ये दोस्ती खाली LAC के बारे में नहीं है, उससे बहुत दूर तक ये दोस्ती जाएगी। बिकॉज चाइना की जो नेचर है, जो विस्तारवादी उसकी आदत है, वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो तो हर एक की जमीन को हथियाने के लिए कोशिश करता है, छोटे मोटे कंट्रीज को हड़प करने की कोशिश करता है। तो ये जो भारतवर्ष के साथ समझौता हुआ है और 2 महान शक्तियों ने, मैं कहना चाहूंगा, हाथ मिलाया है, इसके बहुत लंबा असर होगा। और लेकिन ये जो समझौते होने के बाद जो हालात चाइना की हुई है वो देखने के काबिल हो रही है। जो इक्विपमेंट देखिए, ये बेका के बाद में जो हमारे ड्रोन हैं, हमारी मिसाइल है, वो एग्जैक्ट सही स्पॉट पे जाके हिट करेगी। बिकॉज लैंड का जो एक कंटूर होता है, लैंड मार्क्स होते हैं, वो अमेरिका का जो नेविगेशनल डाटा है वो हमें मिल जाएगा। और इस तरह से हमारी मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उससे खाली भारतवर्ष को फायदा नहीं होगा, उससे सारे इंडो पैसिफिक इलाके में शांति होगी और चाइना की जो दादागिरी है उस पर नकेल डाली जाएगी।
चाइना को उसकी अपनी जगह पे वापस जाना पड़ेगा। राइट सर। एमपी सिंह साहब फटाफट से, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि नेवी को भी अब स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, आर्मी को किया गया, एयरफोर्स के लिए बड़ा काम किया गया, नेवी को साइडलाइन नहीं किया गया, बल्कि नेवी की इंपॉर्टेंस को भी अब देश के अंदर समझा जा रहा है। और यही वजह है कि F-18 फाइटर जेट्स को खरीदने की बात हो रही है। ये बीका एग्रीमेंट के फौरन बाद ये चीजें होना नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है और कितना गेम चेंजर है। जैसे अभी आनंद साहब कह रहे थे, देखिए हम जो एग्रीमेंट कर चुके हैं, अब हमारा टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन जो होगा वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो नेवी कैसे इन सभी चीजों को देखेगी और ये नया इक्विपमेंट जो आ रहा है इससे कितना फायदा? भी अगर हमें लड़ाई के लिए तैयार होना होता है तो हमें तीनों फ्रंट पर उसका ध्यान रखना होता है। हमारी सेना बिल्कुल, थल सेना बिल्कुल सक्षम है, एयरफोर्स की पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास लेटेस्ट चीजें हम एक्वायर करते जा रहे हैं और इंडिया हो रही है। और नेवी के साथ साथ, क्योंकि नेवी का रोल भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमारी नेवी स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं कि नेवी स्ट्रांग होने से ही यूएस आज भी दुनिया सुपर पावर है। और आज ये जो बदलते हुए जो वैश्विक समीकरण है और जो भारत और अमेरिका की जो नजदीकी है और F-18 का नेवी में आना, देखिए मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय नौसेना में अभी तक कोई भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट नहीं था अभी तक जी। और जो सीरीज है F-16, F-18 जो नेवल वर्जन है, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी होते हैं, वो दुनिया के बहुत आधुनिकतम विमानों में हैं, सारी कैपेसिटी से लैस होते हैं। और जो इस F-18 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट आने से भारतीय नौसेना की क्षमता में डेफिनेटली इतनी वृद्धि होगी कि हम अपने पूरे इंडियन ओशियन और उसके बियॉन्ड अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में हम एक बहुत मारक और प्रहारक क्षमता में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी अंडर मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी धीरे धीरे उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर नॉर्मली ये तैनात होंगे जो ये जो F-18 एयरक्राफ्ट होंगे। जो हमारा एयरक्राफ्ट तैयार होगा और ये नई चीज जो F-18 आएगी ये वहां पर तैनात होगी। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है अखिल दीक्षित सर, वो आपसे ये जानना चाहूंगा, बड़ा जो इंपॉर्टेंट है, काम देख रहे थे जब 1-to-1 मीटिंग्स हुई, माइक पोम्पियो की हुई हो मीटिंग या फिर डिफेंस सेक्रेटरी की मीटिंग हुई हो, कल जब NSA के साथ अजीत डोभाल साहब के साथ मीटिंग हुई तो डायरेक्टली डिस्कस किया गया चाइना का रोल और चाइना जो कुछ इंडिया पैसिफिक के अंदर कर रहा है। इसके बाद जिस तरीके से माइक पोम्पियो का ट्वीट आया, उन्होंने बात कही कि भारत के साथ, जो भी दीक्षित सर भी कह रहे थे कि भारत के साथ हम जो ये रिश्ते बना रहे हैं ये सिर्फ डिफेंस डील तक नहीं है, बल्कि हम सॉवरेनिटी को और अदर फ्रंट्स पर भी एक साथ एक पेज पर आएंगे। क्या मैं ये मानूं कि इस स्टेटमेंट के आने के बाद हलचल जो है वो सीधी दिखी बीजिंग के अंदर, जिनपिंग के खीमे के अंदर? देखिए ऐसा है, मुझसे पहले जो दो वक्ता है उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है इंटरनेशनल फोरम में जी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ एक ड्रोन्स और सिर्फ F-18 ही नहीं है, हमारे लिए हाई टेक्नोलॉजी विच इज ओनली, जो सिर्फ एक यूएस के पास अवेलेबल है, उस पे हमको उसमें एक्सेस मिल गई है, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हमको दी जाएगी। इसके अलावा हमको इनक्रिप्टेड फॉर्म में इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स हमको प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो हमारे ऊपर जो एक चाइना का वो था, एक उनको हमसे ज्यादा थोड़ा एडवांटेज था, वो उनका टोटली नेगेट हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत विचलित है। अभी आज के दिन हमको रियल टाइम में उनके जो भी एक्टिविटी होगी उसके बारे में हमको इस एग्रीमेंट के बाद जानकारी मिलेगी। आमतौर पे देखिए ऐसी जो टेक्नोलॉजी होती है हाईली क्लासिफाइड, इसको कोई भी देश किसी और से साझा नहीं करता है, उससे कोई किसी तरह से हिस्सेदारी नहीं रखता है, चाहे कितने भी आपकी दोस्ती हो। ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जिसका हमको बहुत एडवांटेज, सिर्फ इन ये कॉन्फ्लिक्ट जो लद्दाख में उसका ही नहीं,
हमको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस उसका एडवांटेज मिलेगा और हमारा स्ट्रेटेजिक रीच पूरे विश्व में बहुत ज्यादा फैलेगा। इसका मेजर एडवांटेज है। इसको आप एक कन्फाइंड तौर पे सिर्फ लद्दाख के बारे में ना देखें, इसको लॉन्ग टर्म इंडिया की जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल फोरम में उसके बारे में देखें। और बड़ा इंपॉर्टेंट यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि ये सिर्फ हमने एक बॉर्डर पे नहीं देखना है बल्कि ग्लोबल कैनवस में इसका इंपॉर्टेंस हर दिन गुजरने के साथ बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप पर हम आए हैं अमेरिका के साथ। हम अपने बढ़ते आगे, एक और ब्रेकिंग हमारे पास है इस वक्त, और वो बड़ी अहम बात यह है कि जब यहां पर 2+2 मीटिंग हुई थी, बयान जारी किया गया था, उसके फौरन बाद 2+2 मीटिंग के बाद सीधी चाइना की नींद जो है वो उड़ी है। और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर चाइनीज एम्बेसी ने रात के अंधेरे में बयान जारी किया है और उस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है अमेरिका ठीक नहीं कर रहा है। अमेरिका को कोल्ड वॉर की जंग को याद रखना होगा, एक, और दूसरा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या थर्ड पार्टी मीडिएशन किसी भी तरीके से हमें कबूल नहीं है। ये बात ये यहां पर दिल्ली के अंदर जो एम्बेसी है उनकी तरफ से स्टेटमेंट रात 2 बजे बाद दिया गया है, जो अपलोड उनकी तरफ से किया गया है। रात के अंधेरे में बयान आया है, लेकिन बयान तब आया जब माइक पोम्पियो और इस पर की तरफ से स्टेटमेंट दिए गए और ये सारी स्ट्रेटजी उनकी समझ में भी आई कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। आनंद सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो स्टेटमेंट आया है ये सीधी बात है, ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, अगर एम्बेसी ने यहां रिलीज किया है, लेकिन रात 3 बजे स्टेटमेंट देना, क्लियरेंस करना कि हम डरेंगे नहीं, अमेरिका पीछे हट जाए और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हमें मंजूर नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है ना सीधी। बिल्कुल नहीं गौर जी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है। मुझे स्टेटमेंट पे हंसी आ रही है। मेरा भारतवर्ष तो शुरू दिन से कह रहा है कि जो भी झगड़ा है 2 कंट्री में होता है, तीसरा आदमी नहीं बीच में आता। तो इसका जो स्टेटमेंट अब आया है वो जो आज बेका के साइन होने से और $3 बिलियन का हथियार खरीदने के बाद में और पूरी ताकत लेने के बाद में ये बौखला गया, ये सोच रहा है कि अमेरिका बीच में कुछ। अरे अमेरिका तो भारतवर्ष का स्थायी दोस्त बन गया है। उसने तो पोम्पियो ने बड़े क्लियर कहा है कि मैं LAC तक दोस्ती नहीं करूंगा और बड़ी वार्निंग भी दी है चाइना को कि भारतवर्ष की सोवरेनिटी पे अगर किसी ने भी उंगली उठा के देखी तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ये जो LAC की बात कर रहे हैं उसको संभालने में तो हम खुद ही सक्षम है। इस तरह के स्टेटमेंट देना कि वो गृह युद्ध शुरू कर रहा है, छोटे छोटे कंट्री को भड़का रहा है। अरे नो, अमेरिका कोशिश कर रहा है भारतवर्ष के साथ मिलके इंडो पैसिफिक में शांति बना के डेमोक्रेसी को कायम रखना, इंटरनेशनल टेररिज्म को खत्म करना, नारकोटिक का जो इलीगल ट्रेड है उसको खत्म करना। और उसने पाकिस्तान को भी पूरी वार्निंग दी है कि जो तुमने गड़बड़ियां की हैं, जो टेररिज्म पे तुम लगाम नहीं लगा पा रहे हो उसको भी जल्दी करो। तो चाइना जो अभी कह रहा है कि थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी तो भारतवर्ष ने कभी माना ही नहीं। हम सक्षम हैं अपने आप उसको करने के लिए, और अमेरिका की जो दोस्ती है उसको मैं सलाम करता हूं। उसने क्लियर कहा है कि खाली LAC नहीं है, मेरी दोस्ती तो बहुत लंबे बहुत आगे तक है। बिल्कुल सही बात है अखिल दीक्षित जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है इसी स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन ये भी है कि विन विन कॉपरेशन के जरिए से ही हम राइट पाथ में फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं। ये विन विन कॉपरेशन की बात हो रही है, ये क्या कुछ वो कहने की कोशिश में है। खुल के मैं चाह रहा था कि आज वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ग्लोबल टाइम्स ने तो बस इसी चीज को भी रिफ्लेक्ट किया है जो यहाँ एम्बेसी ने लिखा था कि अगर हम विन विन पॉलिसी पे चलेंगे तो ये जनाब दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। इसे हम कैसे डिकोड कर पाए? देखिए, ऐसा है कि कोई भी देश जब कोई भी 2 हाथ मिलाते हैं तो दोनों को अपने एडवांटेज देखते हैं, सब देखते हैं। एक तो देखिए, अगर भारत से उनकी एक कोई रक्षा से संबंधित कोई सुलहनामा हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए भारत ने भी उनको बहुत चीजें प्रॉमिस की होंगी। सिर्फ आपको ड्रोन्स और F-18 नहीं, इसके अलावा आपको यहाँ पे रिफ्यूलिंग फैसिलिटी, बेस फैसिलिटी, बहुत तरह की जो
उनको यहाँ पे साउथ चाइना सी में या पैसिफिक एरिया में किसी तरह का उनको बेस चाहिए और या किसी तरह की मदद चाहिए, वो पूरी देने के लिए भारत ने प्रॉमिस किया होगा। कोई भी कॉन्स्टेंटली किसी सी में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं रह सकता, तो उनको एक कुछ बेस और मदद की जरूरत होती है लोकल लेवल पे। तो मुझे लगता है कि भारत ने उनको बहुत चीजें प्रॉमिस करी होंगी, और ये जो उनका जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज है, चाइना को अपनी जो हेजमनी वो क्रिएट करना चाहते हैं साउथ चाइना सी में और ईस्ट सी में और पैसिफिक में, उसको कर्टेल करने के लिए इस तरह के एग्रीमेंट की बहुत सख्त जरूरत थी। एक देखिए और चीज है, कंटेनमेंट ऑफ इंडिया की भी पॉलिसी चाइना चला रहा है, इसीलिए उसने बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में बहुत तरह से एग्रीमेंट करने की कोशिश करी है। हमको ये जो देश हैं इनके ऊपर भी जो इनके ऊपर जो उसका इन्फ्लुएंस था, उसको भी बहुत जरूरी था कि इस तरह का एग्रीमेंट करके नेगेट करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल सही बात है। इसका इफेक्ट जैसे बिल्कुल आपकी बात सही है। बताना चाहते हैं कि ये श्रीलंका गए। जी मैं आऊंगा आपके पास। एनपी सिंह साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टाइम्स की एक लाइन मेरे को दिख रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, कह रहे हैं कि देखिए आप जितने भी एग्रीमेंट करें, आप जितने भी अपने आप को टेक्निकली फिट करने की कोशिश करें, लेकिन जो गैप है भारत और चीन की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, वो तो है ही। हम कहां पर हैं, आप कहां पर हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद भी आप उसके बराबर नहीं आएंगे। ग्लोबल टाइम्स का थोड़ी देर पहले एक बड़ा लेख आया है उनके एडिटोरियल पेज पे। देखिए, चाइना इस तरह के बयान पहले से देने की आदत रही है उसकी। उनका कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। ये उनकी बौखलाहट को भी दिखाता है, दर्शाता है कि वो कितने बौखलाए हुए हैं जो भी दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए, भारत के लिए तो ये एक कूटनीतिक और एक विदेश नीति की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। संभवतः आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के एक जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ आज ही नहीं, हमारी 2+2 मीटिंग में नहीं, इससे पहले भी स्पष्ट रूप से भारत के समर्थन में बयान दिए हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिना किसी लाग लपेट के। और ग्लोबल टाइम्स का आपने बार बार देखे होंगे कि बीच बीच में किस तरह के बयान वो देते आ रहे हैं। वो बातचीत का दे देते हैं। भारत ने तो पहले ही कह दिया था, लेकिन वो इस तरह के बयान देके दुनिया में कुछ एक अलग मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं, एक अलग परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें बौखलाहट इस चीज से है कि भारत दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि अपने स्वावलंबी और जिन देशों के साथ हमारे सामरिक संबंध मजबूत हो रहे हैं, वो दुनिया की टॉप मोस्ट बहुत हाई टेक्नोलॉजी उनके पास है हर फील्ड में। सो उनके साथ हमारे सामरिक संबंध होना चीन के लिए बौखलाहट का बिल्कुल आपकी बात सही है। ये लगता भी है इस पूरे लेख के पढ़ने के बाद कि वो कहना क्या कह रहे हैं और लिख क्या रहे हैं और पॉलिसी में कहां पर चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो बात आनंद जी ने कही थी वो बिल्कुल सही है। मैं आता हूं अपनी तीसरी ब्रेकिंग की ओर, क्योंकि वो इसी के साथ जुड़ रही है।